नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं अकाट्य सत्य। आज हम बात करेंगे मथुरा जिले के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान या ये कहें कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शिक्षण संस्थान में घोटाले की। एक संत द्वारा भिक्षा लेकर सरकार द्वारा एक्वायर करके एक जमीन ली गई वृंदावन में। वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के छात्र छात्राओं के लिए एक सुलभ शिक्षण संस्थान प्राप्त हो, ये उसके पीछे उद्देश्य था। लेकिन आज वो संस्था पूरी तरह से कॉमर्शियलाइज हो गई है। इस व्यवसायीकरण में किसका हाथ था? कौन कर रहा है इस संस्था का व्यवसायीकरण और कौन कर रहा है इसमें घोटाला? जो संस्था एक चैरिटी के रूप में थी, आज व्यवसायीकरण उस संस्था का कैसे हुआ, ये बताएंगे हम आपको। कैसे एक संस्था को बना दिया गया एक बारात घर, ये भी बताएंगे आपको। समाज में शिक्षा व्यवस्था की जिस शिक्षण समाज पर जिम्मेदारी होती है, क्या उस शिक्षण समाज ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई, ये भी बताएंगे हम आपको। क्या उस शिक्षण संस्थान में अब तक जितने भी प्रिंसिपल रहे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, ये भी बताएंगे हम आपको। ब्रजवासियों के बच्चों का हक मारने वाला कौन है, ये भी हम बताएंगे आपको। हमारी इस खबर और पड़ताल के पार्ट में हम आपको उस संस्था से रूबरू कराएंगे और उस घपलेबाज से भी, जिसने एक बड़ी चैरिटी संस्था को बना दिया व्यवसाय। अपने सरोकार से जुड़ी हुई इस खबर को जरूर देखें समय निकालकर और शेयर भी करें, ताकि आपका हक, आपके बच्चों का हक इसी तरह जाया ना जाए। इसलिए जुड़े रहिए अकाट्य सत्य से और देखते रहिए हमारी इस खबर को। आईओपी के जो संस्थापक हैं उनका नाम है भक्ति हृदय बन महाराज, इसीलिए इसका कॉलेज का नाम पड़ा बन महाराज। उनको 22 अगस्त, मैं बिल्कुल एक एक चीज आपको बता रहा हूँ संक्षेप में, उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार द्वारा 22 अगस्त 1948 में एक एग्रीमेंट के तहत ये जमीन एक्वायर करके दी थी, जिसका एग्रीमेंट हुआ है जो, और मंत्रालय से ही, जो इनके मंत्रालय के जो लोग होते हैं सचिव वगैरह, उनके आधार पे उनके साइन भी हैं गवाह में। राजस्व विभाग में आज भी रिकॉर्ड होना चाहिए, जिसकी कॉपी हमारे पास है। 1948 का मामला है, भक्ति हृदय बन महाराज को दी गई। शुरुआत में इसका नाम था वैष्णव थियोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। इस नाम से 1948 में ही वहाँ आगरा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्ट्रेशन हुआ इसका बाकायदा। फिर एक 1956 में एक सरकार की तरफ से एक लॉ पास हुआ कि कोई भी व्यक्ति, पर्सनल व्यक्ति, अपने आप में विश्वविद्यालय नहीं रख सकता और उसके लिए 2 साल का वक्त दिया गया। तो 1958 में इसका नाम बदल के, वो कागज भी सारे हमारे पास हैं, ये बदल के किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलॉसफी। तब से और आज तक इसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलॉसफी ही है। भक्ति हृदय बन महाराज की मृत्यु हो गई 1982 में, जुलाई 1982 में। उनकी मृत्यु के बाद उनके सबसे बड़े शिष्य स्वामी रसिकानंद बन महाराज 1982 में इसके अध्यक्ष बने। 96 जुलाई 96 में रसिकानंद महाराज की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद अगस्त या सितंबर में शायद स्वामी गोपानंद बन महाराज इसके अध्यक्ष बने, जो वर्तमान में भी हैं। ये बंगालियों की संस्था है। ये सब भक्ति हृदय बन महाराज, रसिकानंद बन महाराज और गोपानंद बन महाराज सब ये बंगाल के हैं। न तो हिंदी प्रॉपर पढ़ पाते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, एक एक शब्द। अब जैसे रहते रहते जो अभ्यास हो जाता है उतना ही पढ़ पाते हैं। अभी हुआ क्या कि यहाँ से एक व्यक्ति को रखा गया था जो यहीं से ग्रेजुएट हैं, आईओपी से ग्रेजुएट है, श्री नामदेव शर्मा जी, और उनको एज ए केयर टेकर रखा गया कि भाई आप यहाँ से परिचित हो, वृंदावन के हो, तो यहाँ के आप सब ऑफिशियल वर्क आप देखें। तो नामदेव शर्मा जी ने अपने हित में क्या किया, तो इससे इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने धीरे धीरे गुप्त रूप से षड्यंत्र करते हुए अपने सभी परिवारीजन और रिश्तेदारों को इस सोसाइटी का मेंबर बना दिया और कई रेजोल्यूशन पास किए और आगरा सोसाइटी ऑफिस में जमा कराते रहे। हमारे यानी गोपानंद जी के नकली
दस्तखत भी उन्होंने उसमें दिखाए, क्योंकि अध्यक्ष के दस्तखत होना जरूरी है। तो उन्होंने नकली दस्तखत किए और गोपानंद जी की अध्यक्षता में एक भी मीटिंग नहीं हुई। आप सोच सकते हैं 96 में अध्यक्ष बने, और वो करते करते इन्होंने देखिए खुद तो बन गए सचिव, उसके बाद अपनी पत्नी को मेंबर बनाया और अपना यंग बेटा 18 साल का होते ही अगले महीने उसको सदस्य बना दिया, अनुपम शर्मा। एकमात्र बेटा है इनका अनुपम शर्मा, जो 18 साल का दिसंबर में पूरा हुआ और जनवरी में ही इनको उसका मेंबर बना दिया आईओपी सोसाइटी का। सोचिए ये कितनी लंबी सोची समझी साजिश है। और फिर उसके बाद उसको कुछ दिन बाद सोसाइटी का कोषाध्यक्ष बना दिया। बेटा कोषाध्यक्ष, यंग बिल्कुल, आज भी उसकी उम्र 24 और 25 के लगभग है, ठीक है। और बाप हुए सचिव, तो दोनों के साइन से सारे पैसे का गोलमाल ये सोसाइटी का करते हैं। तो सारा पैसा 3 में से 2 साइन करके निकालते हैं। अच्छा, तो ये पैसा पूरा सारा कहाँ से आता है इस संस्था में? संस्था में जितनी ये एजुकेशन की जितनी क्लासेस चल रही हैं वो पैसा कहाँ जाएगा, फीस का पैसा कहाँ जाएगा, कितनी दुकानें बन रही है उसका किराया कहाँ जाएगा। अच्छा, तो ये इसमें कौन कौन सी संस्थाएं अभी फिलहाल में वर्तमान में? देखिए हमारी जो संस्था थी वो इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलॉसफी थी, रजिस्टर्ड सोसाइटी, आईओपी जिसे बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलॉसफी। इसके बाद इन्होंने क्या किया, अध्यक्ष की हैसियत से गोपानंद जी को ले गए रजिस्ट्री ऑफिस और इन्होंने जमीनों पे अपने नाम, एक है खसरा नंबर 331, उस पे तो इन्होंने रजिस्ट्री करा ली BIMT दिखा के, और जन क्या क्या दिखा के, मतलब संस्था तो दिखानी पड़ेगी, संस्था की जमीन और राज्य सरकार से मिली हुई है, और जिसके मैनेजर या प्रबंधक, मतलब मैनेजर या अध्यक्ष ये और इनके बेटे और इनके परिवारीजन ही हैं, वो दिखा के उनसे रजिस्ट्री करा ली खसरा नंबर 331 की, जो है 3500 वर्ग मीटर, जिसमें हेरिटेज बना है। हाँ शायद। और इन्होंने एक BIMT बनाई, उसमें भी यही होल है। उसके अलावा कुछ दिन बाद इन्होंने खसरा नंबर 324, खसरा नंबर 325 और खसरा नंबर 326 इसकी लीज करा ली 30 साल के लिए, और मात्र 1000 रुपया सालाना भाड़े पे, ये भी अध्यक्ष से ही कराया। तो इस तरह ये धीरे धीरे सारी संपत्ति को अपने और अपने परिवार में किस तरह समाहित कर रहे हैं, बहुत चालाकी से। अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष है गोपानंद जी, उनकी उम्र है 90+। इन्होंने कितने बदलाव किए, संशोधन किए उसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, और वहाँ आगरे में लगाते रहे, और उसके अनुसार, संशोधन के अनुसार ही अब ऐसा नियम था, पहले था जो नियम लग रहा था 5000 रुपए नए मेंबरों का, अपने नए मेंबर सब घुसा लिए, उसके बाद फिर किया इन्होंने 5 लाख नए सदस्यों के लिए। अभी वर्तमान में है 10 लाख, मतलब संशोधन के अनुसार, जबकि इनके संशोधन लागू नहीं होंगे। तो अभी सोचिए वर्तमान में ये 10 लाख कर दिया इन्होंने। जैसे ही पता लगा गोपानंद जी को, और कुछ लोग गोपानंद जी से मिले, क्योंकि वो तो अनपढ़ थे, हुआ क्या कि ये किसी रूप में मालिक तो थे नहीं, सचिव भी नहीं है, पर क्योंकि वो सीधे साधे हैं, बंगाली हैं, बाहर के हैं, तो केवल एकमात्र आप किसी से पूछ लीजिए पूरे वृंदावन में कि ना आईओपी किसका है, क्योंकि नामदेव शर्मा का, मतलब क्योंकि इन्होंने 99.99% होल्ड अपना कर लिया उसमें। अच्छा, तो अभी ये फिलहाल में गोपानंद जी अध्यक्ष हैं सोसाइटी के या नहीं? 100% हैं। इनसे गलती हो गई नामदेव जी से बहुत बड़ी। इन्होंने क्या किया, बाजार में 31 दुकानें हैं, ऊपर स्टोर है, नीचे दुकान है, उनमें से 6 दुकानदारों को या 8 दुकानदारों को इन्होंने दुकान खाली कराने का नोटिस दे दिया। प्लानिंग थी पहले किराया नहीं लेना, और 31 दुकान किसी से भी किराया नहीं लिया। तो किराया कितना था? किराया 900 रुपया महीना एक दुकान का। शुरू से चला आ रहा है? नहीं, शुरू से था 300 रुपया। अच्छा, वो एक ट्रस्ट के हिसाब से, पुराने जमाने के हिसाब से चल रहा है। हाँ, ये दुकानें सबको मिली है 91-92 में। अभी जब नोटिस आया तो हम अध्यक्ष जी के पास गए। अध्यक्ष जी ने हमें कहा कि हमें तो कोई सूचना भी नहीं है, हमने तो ऐसा नहीं कहा किसी से कि भाई दुकानदारों को बेदखल करो। हमारा माथा ठनक गया। हम लोग कुछ लोग मिले और महाराज जी से, जो अध्यक्ष थे, क्योंकि मैंने कहा, बता रहे थे कि सब पोल खुली सारी कि हमने तो एक भी मीटिंग अटेंड नहीं की, और ये नामदेव शर्मा जी कहते रहे कि नहीं सब कुछ ठीक हो रहा है, आप नहीं संभाल पाओगे, सब कुछ ठीक हो रहा है, आप बिल्कुल परवाह मत करो। वही है कि नकली साइन करके इन्होंने अपने घर के मेंबर को रख के और वहाँ दाखिल करते रहे आगरा में। तो हम जब पहुंचे तब ये जानकारी हुई। हम सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचे, कई लोग वहां से कागज निकाले, सर्टिफाइड कॉपी निकाली, और हमने वहीं 1/2019 को मुकदमा दर्ज कर दिया।
उनके खिलाफ कंप्लेन, और उसमें हमने लिखा है कि हमारे मौजूदगी में एक भी मीटिंग नहीं हुई, ये कैसे सारे रेजोल्यूशन उन्होंने पास करा लिए और यहाँ दाखिल कर दिया और नए नए मेंबर बना लिए, हमें कोई जानकारी नहीं है। तो उसका निर्णय होता रहा। इधर हमने एक एफआईआर कराई। एफआईआर के बाद इन्होंने पुलिस से मिला कि भाई हमारे पास गोपानंद जी के पास कोई भी पैसा नहीं है, तो एफआईआर लगवा दी। नहीं, जो गोपानंद जी ने अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज करी थी या आप लोगों ने करी थी? नहीं, गोपानंद जी है, हम हमें अधिकार थोड़ी है एफआईआर करने का। हाँ, ठीक है। उन्होंने की, हम कौन है? हम तो भैया मतलब एफआईआर लग गई उसमें, फिर उसके बाद की कार्रवाई? उसमें एफआईआर लग गई। फिर जब एफआईआर लग गई तो हमने अप्लाई किया एसएसपी साहब को। जब कंप्लेन ऐसे कंप्लेन दर्ज की, हमने एसएसपी साहब को अपनी सब कागज दिखाए और देखिए साहब ये सब सबमिट होना चाहिए, ये तो हमारे साथ न्याय नहीं हो पाएगा। वहां से 163 वो तुरंत ही वापस हो गई है, अभी पुलिस के पास ही है। अच्छा, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर? हाँ, उस पर कार्रवाई, चार्जशीट लगनी है, वो नहीं लगी। ये हाई कोर्ट चले गए नामदेव जी उसके खिलाफ कि साहब ये ऐसे कैसे हो जाएगा, जब उसने एफआईआर लग गई हो तो वो तो एक्सेप्ट होनी चाहिए। जो भी है उन्होंने अपनी डेट लगाई। अभी 1 मार्च 2021 को वो खारिज हो गई है। इनकी अपील, नामदेव जी की अपील खारिज हो गई है। ठीक है। तो आप पुलिस स्वतंत्र है चार्जशीट लगाने के लिए, पर ये मैनेज कर लेते हैं केवल अपने पैसे के दम पे, जितना लेट कर पाए, क्या कर पाए, जो भी है। दोबारा तो एफआईआर नहीं लग सकती, जो पुलिस ने ही जो जिसमें 173(8) में सीडी वापस मंगाई है, तो ये तो पुलिस के ऊपर है, क्या करते हैं। ठीक है, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। ये तो रहा ये। उधर क्या हुआ, जो आगरे में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, वहां उन्होंने 28 अगस्त 2020 में ऑर्डर पास कर दिया और उसमें ये कहा कि नामदेव शर्मा ने ना तो कहीं भी ये बता पाए, ये साबित कर पाए कि वो कब सदस्य बने, और ना ये साबित कर पाए कि वो कब सचिव बने। तो बाला ही बाला वो अपने आप को और अपने घर वाले मेंबरों को ये सब करते रहे। लिहाजा इस पूरी ये कार्यकारिणी को भंग किया, कार्यकारिणी है उसको कालातीत घोषित किया जाता है। ये ऑर्डर पास हो गया, ये हमारे पास है। अभी क्या हुआ, जब इसके अगेंस्ट में वो फिर हाई कोर्ट चले गए, तो एक उन्होंने वहाँ ये मांगा थी रिलीफ कि भाई हमें प्रॉपर सुनाई नहीं किया और ऑर्डर दे दिया गया, एक पक्षीय, कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी उसके बाद हाई कोर्ट ने आदेश उस पर दिया कि 3 महीने के अंदर दोबारा से दोनों पक्षों को समय देते हुए और दोनों तरफ की ठीक से सुनवाई करते हुए दोबारा निर्णय किया जाए। ठीक है, वो सेट असाइड कर दिया। तो अभी ये भी यहाँ रुका हुआ है। अब 3 महीने नहीं हुए। आगरे में 3 महीने हो चुके हैं। ये 23 नवंबर का है और 23 फरवरी को 3 महीने पूरे हो गए, लेकिन वहाँ भी कुछ पैसे से मैनेज करके उन्होंने 3 महीने को टाल दिया, ऐसे फेर लगा के। इधर सोसाइटी ऑफिस रजिस्ट्रार के यहाँ, हाँ, सोसाइटी आगरा, वहाँ भी अब अटका हुआ है। 3 महीने भी निकल गए। अब वो भी डर रहे हैं कि भैया ये तो हाई लेवल पे मामला पहुंच गया। इधर से केवल और केवल, अगर मैं कहूँ अपने शब्दों में, केवल पैसे से मैनेज किया जा रहा है। और इन्होंने हैरेस करने के लिए अध्यक्ष के नाम एक एफआईआर कराई, ठीक है, और एक इनके गुरु भाई को अपने अंडर में लेके पैसा दे दबा के कि तुझे अध्यक्ष बनवा दूंगा। वो है, उसका नाम प्रियानंद, जो गोपानंद जी के ही गुरु भाई हैं छोटे। वो उसकी बहलाई में आ जाते हैं ऑलरेडी। जिन्होंने एफआईआर की है उनको भी सचिव बनाया, और दूसरा एक और है, 2 विरोधी हैं उनके, उसको कोषाध्यक्ष बनाया। खुद तो अध्यक्ष रहेंगे ही। उसके बावजूद नामदेव के कहने में आके एक एफआईआर करा दी। साहब हमारी सहमति नहीं है, इन्होंने एक ट्रस्ट डीड वैसे ही बना दी अपने आप। एक सोसाइटी नंदगांव में भी है, इसमें भी इन्होंने हाथ पैर मार लिए। इनके संग एक इनका पेट चेला है जो आईओपी का हेड क्लर्क है, उसका नाम है सुभाष, ठीक है, जो कि रसिकानंद बन महाराज के शिष्य हैं, जो 96 में जिनकी वो हो गई। लेकिन वो अपने गुरु परंपरा को भूल गए, अपने गुरु आश्रम का ही अहित करने में, क्योंकि पैसे के जोर पे क्या नहीं होता आज के युग में। अगर उस मौका देखा जाए, कितनी जमीन, कितना पैसा, क्या है, वो पैसे के जोर पे वो सारे काम कर रहे हैं, जबकि एम्प्लॉय हैं वो हेड क्लर्क हैं। इसमें संग दे रहे हैं जिनकी किसी भी गलत काम में जितनी रजिस्ट्रियां हैं, जितनी वो है, उसमें गवाही है। गौरव कुलश्रेष्ठ और सुभाष सरकार की गवाहियां हैं, दोनों ही क्लर्क हैं। ये इधर क्लर्क, इधर बैठते हैं नामदेव जी के ऑफिस के बाहर गौरव कुलश्रेष्ठ, और सुभाष सरकार आईओपी में क्लर्क हैं। दोनों मिला रखे हैं फिलहाल। हर व्यक्ति थोड़ी बिकता है।